आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम यहाँ पे जो कलाम एकेडमी जो है ना, उसकी एक बुकलेट है, उसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जियाउद्दीन जो बर्नी है ना, जियाउद्दीन बर्नी के जीवन परिचय के बारे में क्या करेंगे अपन यहाँ पे आज संज्ञान में से लेंगे, है ना। तो देखिए जियाउद्दीन जो बर्नी है यहाँ पे, उसका जन्म कब हुआ था यहाँ पे 1286 से 1300, है ना। मृत्यु कब हुआ था 1359, है ना। तो देखिए ये जब जन्मा था यहाँ पे, तो इसके जो मतलब परदादा और पापा ये सब चीज़ वगैरह, है ना, बहुत ही यहाँ पे सल्तनत काल में बहुत ही उच्च पदवासीन थे। और उसका जो मध्य का काल था यहाँ पे बोलना चाहिए यहाँ पे कि बहुत ही मतलब अच्छा बीता यहाँ पे। पर मरते मरते, है ना, जब उनकी मृत्यु तिथि नज़दीक आई यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, उनकी स्थिति क्या हो गई थी, एकदम दयनीय हो गई थी। वो निर्धन हो गए थे, मतलब जन्म हुए और जवानी तक के क्या थे यहाँ पे, जवान मतलब अमीर थे बोलना चाहिए एक प्रकार से। और मृत्यु आते तक उनकी क्या हो जाएगी, मतलब जीवन क्या हुआ था यहाँ पे, निर्धन हो गया था ना। मतलब वो निर्धनता के दहलीज पे आ गए थे, है ना, मृत्यु के टाइम में। तो ये अपने क्या रखना है, ठीक है। अब देखिए जीवन परिचय क्या होता है यहाँ पे। जियाउद्दीन बर्नी स्वयं को अपनी पुस्तक यहाँ पे तारीख़ फिरोज़शाही, है ना, तारीख़ फिरोज़शाही यहाँ पे एक बुक है, इसका वर्णन आगे देखेंगे। और फतवा जहादरी, ये दो बुक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको कैसे याद किया था मैंने यहाँ पे, जियाउद्दीन बर्नी। तो बर्नी मतलब कैसे रहता है यहाँ पे, कांच की बॉटल, है ना, इससे याद रखो यहाँ पे। और कांच की बॉटल में एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, मतलब इसमें क्या लिखी रहती है, तारीख लिखी रहती है, तारीख, है ना। तो इसी से याद रहेगा यहाँ पे, तारीख़ फिरोज़शाही हो जाएगा यहाँ पे। और फतवा ए जहादारी, है ना, एक फिरोज शाह का नाम आएगा। और जहादारी मतलब यहाँ पे जहादारी, यहाँ पे शाहजहाँ ऐसा याद रखो यहाँ पे, तो उससे आपको याद हो जाएगा, है ना। तो इसको अपनी पुस्तक यहाँ पे तारीख़ फिरोज़शाही और फतवा ए जहादारी में क्या बोलते थे यहाँ पे, जिया बर्नी बोलते थे, ठीक है भाई। यहाँ पे उसका नाम जिया बर्नी था इन बुकों में, ठीक है। ये अपने समझ में आ गया। अब देखिए जियाउद्दीन बर्नी का जन्म दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश में अंतिम सत्तर शासक गयासुद्दीन बलबन के काल में हुआ था। कब हुआ था यहाँ पे, गयासुद्दीन बलबन के काल में हुआ था, है ना। कब, 1286 ईस्वी में, है ना, 1286 ईस्वी में हुआ था। वे सैयदों के वंश के थे और अपने समय में विद्वता एवं कुलीनता के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। तो जन्म कब हुआ था, 1286 ईस्वी, है ना। कहाँ हुआ था, गुलाम वंश में अंतिम सत्तर शासक कौन थे यहाँ पे, गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन के काल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1286 में, 1286, है ना। अब देखिए बर्नी के पिता मुईद उल मुल्क खिलजी देखिए यहाँ पे बर्नी के पिता मुईद उल मुल्क खिलजी शासन के उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे ना। तो मैंने बताया था यहाँ पे जो उनके पिताजी थे, है ना, पिताजी दादा परदादा, ये क्या थे यहाँ पे, शासन के उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। इसके साथ उनके दादा नाना आदि भी दिल्ली सल्तनत के, यहाँ बोलना चाहिए यहाँ पे, विभिन्न पदों पर आसीन थे। मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे है ना, मतलब पिताजी से लेकर दादा परदादा तक यहाँ पे जो दिल्ली का जो सल्तनत वंश है उसमें उच्च पदों पर आसीन थे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी और उनके जो भौतिक संसाधन है उसमें कहीं ना कहीं कमी नहीं रहेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि बालक जियाउद्दीन बर्नी क्या थे यहाँ पे, है ना, मतलब समृद्ध परिवार में पैदा हुए थे, ठीक है। ये अपना समझ में आ गया। अच्छी शिक्षा मिली उनको, अच्छा जीवन मिला, है ना। तो ये देखिए शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात बर्नी की नियुक्ति मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बलबन के काल में पैदा हुआ था और उसकी नियुक्ति कहाँ हुई, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में हुई। इस प्रकार बर्नी उच्च मुस्लिम कुलीन परिवार से संबंधित है। इन्होंने बताया यहाँ पे दादा परदादा पूरे दिल्ली सल्तनत के उच्च पदों पर आसीन थे, है ना। उन पर कुरान शरीफ की हिदायतों एवं इस्लाम धर्म का मतलब यहाँ पे बोलना चाहिए कुरान शरीफ यहाँ पे हिदायत है, जो भी कुरान शरीफ की जो हिदायत दी गई उसका बहुत प्रभाव पड़ा। और यहाँ पे इस्लाम धर्म का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये कुरान शरीफ क्या होता है आगे पढ़ेंगे इसको, है ना। अब देखिए जिस माहौल में यह पैदा हुए पले बड़े, उससे उनके दिल में एक बार कूट कूट कर भर दी थी कि सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में मुस्लिम कुलीनता का योगदान महत्वपूर्ण है। मतलब मुस्लिम कुलीनता का क्या योगदान बहुत ज़्यादा है। बर्नी यूनानी मान्यता को बड़ी आसानी से स्वीकार करते थे, है ना। बर्नी क्या बोला हमने यहाँ पे, यूनानी मान्यता को बड़ी आसानी से स्वीकार करते थे और बोलते थे कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, मतलब कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं वे हमेशा शासन करने के लिए पैदा होते हैं, है ना। और कुछ लोग निम्न होते हैं वो शासित होने के लिए, मतलब यहाँ पे कुछ लोग क्या रहते हैं, यहाँ पे बड़े लोग हैं तो बड़े लोग हैं तो ये क्या करेंगे, हमेशा शासन करेंगे। और कुछ लोग छोटे लोग हैं तो छोटे लोग क्या रहेंगे, यहाँ पे निम्न श्रेणी के हैं, तो ये लोग हमेशा शासित होने के लिए बने हैं। तो ये कहीं ना कहीं कथन यहाँ पे वर्तमान परिदृश्य से यहाँ पे मेल नहीं खाता है और ये कथन सही भी नहीं है ना। बर्नी
ने एक स्थान लिखा है कि जिले जिन्हें अल्लाह ताला ने तुक्ष और काफिर बनाया है, यदि शासन उन्हें सम्मान प्रदान करे तो वह खलीफा अल्लाह ताला का उत्तराधिकारी बनने का योग्य नहीं है ना। मतलब जिन्हें अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला ही कुछ लोग क्या बना दिया यहाँ पे, तुक्ष और काफिर बना दिया है, और यदि आप उनको सम्मान प्रदान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अल्लाह ताला की क्या हो जाएगी, यहाँ पे है ना तौहीन हो जाएगी। तो ये मतलब ये भी मतलब थोड़ा सा जमता नहीं है वर्तमान प्रदेश के हिसाब से। तो ये मतलब बोलना चाहिए एक ड्रॉबैक्स है यहाँ पे मोहम्मद बिन सॉरी यहाँ पे किसके, जियाउद्दीन बर्नी के, है ना। अब देखिए यहाँ पे बर्नी को अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शाही दरबार में सेवा करने का औसत अवसर मिला। किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। पर यहाँ पे प्रसिद्धि कहाँ से मिली उनको, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से। यहाँ पे उनकी जो मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे उनका ओहदा था ये बहुत बड़ा था, है ना। अब देखिए बर्नी सूफी निजामुद्दीन औलिया का मुरीद और है ना, मतलब यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया जो थे, है ना, निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे यहाँ पे, और अमीर खुसरो के घनिष्ठ मित्र थे। कौन, बर्नी। बर्नी सूफी मतलब औलिया क्या थे यहाँ पे, मुरीद थे, और अमीर खुसरो क्या थे यहाँ पे, मित्र थे। ठीक है, ये अपने समझ में आ गया। शासन कला व प्रशासन पर बर्नी का मुख्य पुस्तक फतवा ए जहादारी मतलब यहाँ पे लिखी गई थी, है ना। शासन कला मतलब यहाँ पे राजा को कैसे रहना चाहिए, क्या क्या उसके लिए मतलब चीज़ें की जानी चाहिए, बादशाह का मतलब यहाँ पे सेवा कैसे करनी चाहिए, पूरी सब चीज़ के बारे में, राजनीति और प्रशासन के बारे में किस मिलता है आपको, फतवा ए जहादारी में। बर्नी की पुस्तकों में फारसी विद्वानों के साथ साथ यहाँ पे यूनानी विचारकों प्लेटो और अरस्तू का भी उल्लेख मिलता है। मतलब यहाँ पे फारसी विद्वानों को उल्लेख तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ यहाँ पे यूनानी विचारकों का भी उल्लेख मिलता है ना। अब देखिए बर्नी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का, है ना, बताया मैंने यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक काल में उसको प्रसिद्धि मिली, उसका ओहदा बहुत बड़ा था। तो वही बोलने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बर्नी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उनका मतलब यहाँ पे शासक का बहुत बड़ा क्या था, यहाँ पे विश्वास पात्र था। 17 वर्ष तक उनके दरबार में रहा। कितने, 17 वर्ष, बहुत ही मतलब लंबा समय अवधि है। इस दौरान बर्नी में जो आदर और सम्मान प्राप्त हुआ वह न तो इससे पहले और न इसके बाद कभी मिला था। सुल्तान उस पर विशेष कृपा दृष्टि क्या करता था, यहाँ पे रखता था, है ना। इस संबंध में स्वयं बर्नी लिखा कि सुल्तान मोहम्मद ने मुझे आश्रय प्रदान किया, वह मेरा पोषक था। उसकी तरह जो इनाम इकरामा मुझे प्राप्त हो चुका था वह इतना था कि इससे पूर्व मैंने कभी देखा भी नहीं था। मतलब इतना इनाम प्राप्त हुआ कि मैंने कभी देखा भी नहीं था, और इसको स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था ना। ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े अमीरों उनके माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र सुल्तान तक क्या करते थे, यहाँ पे पहुँचाते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे बड़े बड़े अमीर लोग, मतलब अब यहाँ पे सिफारिश करनी है यहाँ पे, तो किसको पकड़ो, यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी को पकड़ो, और ये अपनी सूचना कहाँ पहुँचा देगा, आपकी सूचना को मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुँचा देगा। तो ऐसे टाइप से यहाँ पे बड़े बड़े अमीर लोग उनके माध्यम से प्रार्थना पत्र सुल्तान तक पहुँचाते थे, है ना। यही नहीं, जब सुल्तान किसी मुसीबत या षड्यंत्र से घिर जाता था तब वह बर्नी से ही परामर्श लेता था। मतलब यहाँ पे मेन परामर्शदाता कौन था, यहाँ पे, है ना, बर्नी था। यही नहीं, तुगलक के अन्य पदाधिकारी सलाहकार भी प्रमुख राजनीतिक संबंधित मामलों में सुल्तान की सलाह लेने से पहले बर्नी से परामर्श लेते थे। मतलब उसके जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो अन्य पदाधिकारी वो भी यहाँ पे बर्नी से पूछते थे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी का ओहदा क्या था, यहाँ पे, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहुत ही उच्च था। मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक इसके बिना नहीं रह सकता, यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी के बिना नहीं रह सकता ना। अब देखिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, है ना। अब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, तो देखिए रात के बाद क्या आता है यहाँ पे, दिन के बाद क्या आती है अपनी रात आती है, और रात के बाद क्या आता है अपने यहाँ दिन आता है ना। तो देखिए यहाँ पे अभी उसका क्या चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में दिन चल रहा था, और जैसे ही फिरोज शाह तुगलक आएगा यहाँ पे इसकी रातें चालू हो जाएगी। कैसे होगा देखते हैं। जैसे फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, है ना, जिसने बर्नी से शाही पदवी छीन ली उसको कोई महत्व नहीं दिया और कारावास में डाल दिया, है ना, कारावास में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी की हालत यहाँ से क्या होने लगी, यहाँ पे ख़राब होने लगी। हालांकि उसके बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन वो संपत्ति जब्त कर ली गई, मतलब पूरी संपत्ति छीन लिए। अब न तो सुल्तान का विश्वास पात्र रहा और न ही राज्यसभा में उसे मान सम्मान प्राप्त होता था ना। बर्नी एक जगह अपने पिता के दिनों को याद करते लिखते हैं कि मांगने वाले मेरे द्वार से निराश होकर लौट जाते हैं, यद्यपि मैं एक दानी पुत्र हूँ, है ना। मतलब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहुत दान देता था कौन, जियाउद्दीन बर्नी। पर अब यहाँ पे इसकी स्थिति क्या हो गई है, दयनीय हो गई, आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई है। अतः यहाँ पे जो मोहम्मद जियाउद्दीन बर्नी से मांगने आते हैं ना, मांगने वाले लोग आते हैं, वो अब क्या होते हैं, खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। यद्यपि मैं एक दानी पुत्र हूँ, मृत्यु को इस दिन से 1000 गुना अच्छा समझते हैं। मतलब यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी क्या बोलते हैं कि अभी मेरी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कि मृत्यु से ज़्यादा अच्छी है ना। न तो मेरे पास कुछ रह गया और न ही मुझसे कोई, मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं, और मुझे कोई ऋण भी नहीं देता, है ना। मैं खुद दानी था और आज मुझे कोई ऋण भी नहीं दे रहा था। मतलब इस तरह से यहाँ पे दयनीय स्थिति जियाउद्दीन बर्नी की हो गई थी, है ना।
इस प्रकार बर्नी शेष समय इटली के विचारक मैकियावेली की तरह कष्टों और गरीबी में बीता। मतलब किसका, जियाउद्दीन बर्नी के समय किसमें कष्टों और गरीबी में बीता। मध्य युग का यह महान इतिहासकार राजनीतिक चिंतक जब मरा तो उसके पास कफन तक के पैसे नहीं थे। वे बहुत ही उदास वाली बात है, सैडनेस वाली बात है कि वह जब मरे, मतलब धन संपत्ति की उसको कभी कमी नहीं थी, पर जब वह मरे तो उनके पास कफन तक के पैसे नहीं थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्नी अरबी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। मतलब ठीक है भाई, यहाँ पे बर्नी अरबी है ना, तो ब फिर यहाँ पे अरबी, तो अरबी में ब आ रहा है, तो बर्नी से, इसको बर्नी से ब को पकड़ो तो अरबी से आपको याद हो जाएगा। अति दरिद्र स्थिति में बर्नी ने अपने अंतिम दिनों में, अब अंतिम दिनों में ही यहाँ पे दिमाग काम करता है। जब यहाँ पे है ना चीज़ें खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है, तब दिमाग काम करता है। और उन्होंने फतवा ए जहादारी लिखी और क्या लिखा यहाँ पे, फतवा ए जहादारी लिखा यहाँ पे, और तारीख फिरोजशाही उन्होंने लिखा है ना। तो फतवा ए जहादारी और तारीख फिरोजशाही लिखी है ना। अब उसके यहाँ पे संवाद शैली में लिखा, जैसे संवाद करते हैं हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, वैसे संवाद शैली में लिखा। इस संबंध में टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर मोहम्मद हबीब क्या लिखते हैं, जिन हालातों में बर्नी ने अपने ग्रंथों की रचना की है ना, जिन हालातों में, मतलब बहुत दरिद्र हो गया था और उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, जिस स्थिति में यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी ने ग्रंथों की रचना की, वह कार्य के लिए, मतलब यहाँ पे बुक्स लिखने के लिए अनुकूल नहीं था, एकदम भी अनुकूल नहीं था। उनके पास न तो किसी पुस्तकालय की सुविधा थी और न ही समुचित संसाधन, है ना। किसी प्रकार के तथ्यों की जांच पड़ताल करना अथवा कोई शोध कार्य कर पाना उनके लिए सामर्थ्य से ही बाहर था। मतलब वो ना लाइब्रेरी जा सकते थे, ना कहीं कुछ कर सकते थे। उन्होंने अपनी, मतलब श्रद्धा भक्ति से संवाद शैली में 2 ग्रंथ यहाँ पे अपनी दरिद्रता के समय लिखा। इसलिए उन्हें अपने लेखन कार्य में अपनी देखी सुनी विलुप्ति होती स्मृति पर ही निर्भर रहना पड़ा, जिससे जाने में कहीं कहीं तो तथ्यों और कल्पनाओं का सम्मिश्रण भी हो गया है। मतलब यहाँ पे तथ्य के साथ कल्पना क्या हो गया, यहाँ पे मिक्स हो गए हैं। तो ठीक है, ये अपने समझ में आ गया। विपरीत जोड़े का सिद्धांत, विपरीत जोड़े मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, रात दिन हो गया यहाँ पे, है ना। आधार का क्या होता है यहाँ पे, निराधार, विलोम शब्द बोलना चाहिए यहाँ पे ना, विपरीत मतलब विलोम शब्द। तो बर्नी के अनुसार इसी समय प्रत्येक वस्तु विपरीत जोड़े के रूप में खुद पैदा होती, यथा सत्य व, मतलब जैसे क्या हो जाएगा, यथा मतलब जैसे सत्य और असत्य हो गया, यहाँ पे दोनों साथ साथ आती है, शांति और अवैसा दोनों साथ साथ आती है, अच्छा और बुरा साथ साथ, है ना। मतलब अच्छे के बाद बुरा आता है, बुरा के बाद अच्छा आता है, दिन के बाद रात आता है। ये इसलिए लिखा क्योंकि उसकी इनकी स्थिति कैसी थी यहाँ पे, है ना। एक टाइम मोहम्मद बिन तुगलक समय एकदम मतलब अच्छी थी, और जैसे ही फिरोज शाह तुगलक आया उनकी स्थिति यहाँ पे रात को बराबर हो गई, मतलब रातें काली हो गई, है ना। पहले दिन जवा थे, अब क्या हो गया यहाँ पे, रातें काली हो गई, ऐसा। तो अब उसके बाद प्रकाश, फिर अंधकार, अंधकार बाद प्रकाश आता है। तो पहले उनका जीवन कैसा था, प्रकाश में था, कब, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। उसके फिरोज शाह तुगलक काल में जिंदगी जीवन कैसे हो गया यहाँ पे, अंधकार में हो गया, है ना। तो इस टाइप से बोल रहे हैं यहाँ पे। अब बर्नी ने इनमें मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ माना, है ना, मध्यम मार्ग श्रेष्ठ माना। वहाँ वह यहाँ अरस्तु के मार्ग में चला, है ना। मतलब मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ माना और वह यहाँ अरस्तु के मार्ग में चला, है ना। विपरीतों के इस विश्व में पैगंबर ने राजा को यह करते सौंपा कि वह सत्य की स्थापना करे, है ना। विपरीतों के इस विश्व में पैगंबर ने राजा को यह करते सौंपा कि वह सत्य की स्थापना करे। बर्नी के अनुसार विपरीतों के विश्व में राजा द्वारा सत्य को केंद्र में स्थापित किया जाना चाहिए, सत्य की स्थापना करनी चाहिए, सत्य को केंद्र में लाना चाहिए, है ना। सत्य को केंद्र में स्थापित करने का वास्तविक अर्थ सत्य की असत्य पर विजय, मतलब सत्य की क्या हो यहाँ पे, असत्य पर विजय हो और सत्य का परचम यहाँ पे लहराए। तो यही यहाँ पे विपरीत जोड़े का सिद्धांत यहाँ पे कौन देता है ना, जियाउद्दीन बर्नी, है ना। अब बर्नी कृतियाँ मैंने बताया यहाँ पे, अपने लास्ट टाइम उन्होंने फतवा ए जहादारी और तारीख फिरोजशाही 2 बुक लिखी है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इसको समाज से लिखा गया क्योंकि उनके पास समय ही नहीं था यहाँ पे, और दरिद्रता में वो लिप्त हो गए थे। दरिद्रता के कारण यहाँ पे उनको ना पुस्तकालय जाने मिले, ना कुछ जाने मिला, है ना उनके पास शोध के लिए समय था, ना शोध करने के लिए कुछ यहाँ पे उनके पास चीज़ें उपलब्ध थी, है ना। तो उन्होंने कुछ नहीं समाज शैली में लिख दिया, है ना। अब देखिए पहली बुक क्या है यहाँ पे, तारीख फिरोजशाही, है ना। तारीख फिरोजशाही मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, 1356 से 1357, है ना। यह मुख्यतः इतिहास और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, ठीक है। गयासुद्दीन बलबल ने सोच के इसको लिखा, यहाँ पे मतलब अपना जियाउद्दीन बर्नी ने सोच के लिखा है यहाँ पे। और गयासुद्दीन बलबल से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक 8 सुल्तानों से संबंधित यहाँ पे ऐतिहासिक लेखन इसमें किया गया है, किसमें, तारीख़ फिरोजशाही में, है ना। तारीख़ फिरोजशाही में किया गया है। उसका देखिए यहाँ पे फतवा ए जहादारी क्या हो जाएगा, इस कृति में बर्नी का राजनीतिक चिंतन क्या होता है यहाँ पे झलकता है ना। इस कृति में बर्नी क्या राजनीतिक चिंतन झलकता है। इसमें आदर्श शासक, है ना, से संबंधित विचार है ना। इस कृति में माध्यम से बर्नी अपने समकालीन शासक फिरोज शाह के समक्ष एक आदर्श रूप में रखना चाहता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इस कृति में बर्नी के राजनीतिक विचार है ना, फतवा ए जहादारी, है ना।
पहला बुक मैंने क्या बोला यहाँ पे, तारीख फिरोज शाही, है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फतवा ए जहादरी। तो इसमें फतवा ए जहादरी में क्या हो जाएगा कि इस कृति में बर्नी के राजनीतिक चिंतन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें आदर्श शासक से संबंधित विचार है कि आदर्श शासक कैसा होना चाहिए, है ना। इस कृति के माध्यम से बर्नी अपने समकालीन शासक फिरोज शाह के समक्ष एक आदर्श रखना चाहता था। मतलब फिरोज शाह तो उस समय सही शासक नहीं थे यहाँ पे, तो उनके सामने एक आदर्श शासक कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है ना। फतवा ए जहादरी, बर्नी का आदर्श शासक यहाँ पे महमूद गजनवी है ना। मतलब फिरोज शाह तुगलक तो अच्छा नहीं है, तो आदर्श शासक कैसा होना चाहिए, महमूद गजनवी जैसा होना चाहिए। तो महमूद गजनवी को क्या माना उन्होंने, आदर्श शासक माना। क्या, महमूद, है ना। तो महबूब करके याद कर लो इसको, यहाँ पे महबूब को क्या माना, यहाँ पे आदर्श माना। किसने, जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। यह पुस्तक फिरोज शाह तुगलक क्या बोला मैंने यहाँ पे, समर्पित है ना। क्योंकि आदर्श शासक कैसा होना चाहिए वो फिरोज शाह तुगलक को बताने का प्रयास कौन कर रहे हैं यहाँ पे, जियाउद्दीन बर्नी कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यही फिरोज शाह है जिनके शासनकाल में यहाँ पे दरिद्रता के आलम में कौन ढक गया था, अपना जियाउद्दीन बर्नी ढक गया था, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे, अब फतवा ए जहादरी में धार्मिक पुण्य प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करते हुए केवल मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अन्य पुस्तकें यहाँ पे सनाए मोहम्मदी, सलात कबीर, इनायत नाम ए इस्लामी, है ना। ये सलात कबीर इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अभी कबीर पढ़ेंगे अपन, कबीर पढ़ेंगे तो इसमें और अपने समझ में आएगा, है ना। उसका देखिए यहाँ पे मासिर ए सादात है, यहाँ पे हसरतनामा ये भी इंपॉर्टेंट बुक है ना, हसरतनामा, सलात ए कबीर, ये दोनों बुक को अपनों को याद रखना है। बर्नी का आदर्श शासक और आदर्श राज कैसे था यहाँ पे, जो इसने बताया है ना। कौन सी बुक में बताया यहाँ पे, मैंने बताया था यहाँ पे दूसरी बुक, फतवा ए जहादारी। फतवा ए जहादारी में आदर्श शासक के बारे में बताया उसने, है ना। तो आदर्श शासक कैसा होना चाहिए भाई यहाँ पे, अब आदर्श शासक के बारे में बताया तो आदर्श शासक कैसा हो। बर्नी ने कहीं भी राज्य की उत्पत्ति का स्पष्ट सिद्धांत नहीं दिया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, दैवीय रूप से हुई है या फिर यहाँ के मानवों ने ही राज्य की उत्पत्ति करी, तो इसके बारे में कुछ भी यहाँ पे स्पष्टता, है ना, बर्नी के सिद्धांतों में नहीं दिखती। मध्य युग में प्रचलित इस्लामिक प्रभु एवं प्रभुता की देवता की बात करने के बजाय बर्नी ने सुल्तानों की सर्वोच्चता प्रभुसत्ता का समर्थन किया। मतलब प्रभुता का क्या बखान करोगे आप, सीधे सुल्तान की क्या करो यहाँ पे, सर्वोच्चता और प्रभुसत्ता का समर्थन करो। वह सुल्तान को एक साधारण मानव मानता था, तो जो न तो अल्लाह का देवदूत था, है ना, और न ही उसका प्रतिनिधि था। यानी प्राचीन भारतीय चिंतन के विपरीत, जैसे प्राचीन भारतीय चित्र में राजा को क्या बताया गया यहाँ पे, राजा मतलब भगवान का दूत बताया है ना, राजा को भगवान का दूत बताया गया है। पर यहाँ पे बर्नी इसको, जो बादशाह है उनको, है ना, अल्लाह का दूत नहीं मानता, है ना। वह क्या बोलता है यहाँ पे प्राचीन भारतीय चिंतन विपरीत बर्नी क्या बोला यहाँ पे, शासकों पर देवी सत्ता का आरोपण नहीं करता कि वह देवी रूप से यहाँ पे उसके, है ना, अंडर में नहीं है। वह इस्लाम के प्रति अनन्य निष्ठा रखने के बावजूद राज सत्ता में धर्म सत्ता के अधीन नहीं रखता, अपितु राज सत्ता को अपने आप में साध्य मानता है। मतलब यहाँ पे मतलब राज सत्ता ही सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, यही साध्य, यही लक्ष्य है ना, और कुछ नहीं है। भगवान को ज़्यादा कौन नहीं मानते यहाँ पे, है ना, बर्नी नहीं मानते। अब बर्नी शरीयत को काफ़ी महत्व देता है। शरीयत यहाँ पे क्या होता है आगे देखेंगे, है ना। तथा खुदा को सभी विचारों और विश्वासों का स्रोत मानता है। बर्नी के अनुसार खुदा ने ही विश्व निर्माण किया है, राजा का नहीं, विश्व निर्माण किया है, वही इसका आधार बिंदु है। जहाँ अरस्तु राज्य को प्राकृतिक व आत्मा कल्याण की इकाई मानते हैं, वहीं बर्नी ने उसके राज्य को इस्लामिक, है ना, बाना पहना दिया। मतलब यहाँ पे राज्य कैसा है, यहाँ पे इस्लामिक है ना, राज्य कैसा इस्लामिक है। वास्तव में बर्नी ने अरस्तु के विचारों का इस्लामीकरण कर दिया। मतलब अरस्तु को यहाँ पे जो भी विचार थे उसको लिया यहाँ पे, और उसको क्या कर दिया यहाँ पे, अरस्तु के विचारों को क्या कर दिया यहाँ पे, इस्लामीकरण कर दिया, है ना, इस्लामीकरण कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। बर्नी के विचारों में राजनीतिक उदारवाद, मुस्लिम कट्टरता का असंगत समावेश मिलता है। मतलब यहाँ पे राजनीतिक उदारवाद, मतलब राजनीतिक उदारवाद आपको कैसे रखना है और मुस्लिम कट्टरता को कैसे फॉलो करना है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। बर्नी ने फतवा ए जहादरी वर्णन किया कि एक अच्छी राज व्यवस्था में शरीयत और जवाबी दोनों प्रकार के कानून होने चाहिए। कैसे, शरीयत और जवाबी, ये दोनों कानून क्या होते हैं इसके बारे में अपन देखते हैं आगे। शरीयत और जवाबी, है ना। बर्नी सल्तनत की सुदृढ़ता व सफलता के लिए शरीयत और जवाबी दोनों को साधारण रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये शरीयत जवाबित कानून तो रहने ही चाहिए भाई, है ना। प्रत्येक राज्य में ये शरीयत और जवाबित कानून रहने चाहिए। बर्नी ने सुल्तान के लिए 3 कार्य आवश्यक बताए। मतलब शरीयत लागू करना, शरीयत मतलब यहाँ पे क्या है देखेंगे, ये एक्चुअल में ये मुस्लिम नियम कानून है ना,
ये शरीयत लागू करना है यहाँ पे। अनैतिक और पाप पुण्य कार्यों पर नियंत्रण यहाँ पे कानून व्यवस्था द्वारा। कानून व्यवस्था किससे आप उपलब्ध कराएंगे यहाँ पे? शरीयत है ना, शरीयत और कहते हैं यहाँ पे जवाबित से, है ना, इससे कानून व्यवस्था उपलब्ध है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कानून आप शरीयत से यहाँ पे लागू कर दिए। पहले शरीयत, सबसे पहले क्या लागू करना पड़ेगा अपने को? शरीयत लागू करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे है ना अनैतिक और पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण, मतलब यहाँ पे आप शरीयत और जवाबित के माध्यम से अनैतिक और पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखेंगे। और लास्ट में क्या उपलब्ध कराएंगे? न्याय, है ना। तो लक्ष्य क्या क्या है यहाँ पे बर्नी के? भारत में मुस्लिम साम्राज्य को सुदृढ़ करना, राजशक्ति का स्वरूप जन कल्याणकारी हो, है ना। और उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम सल्तनत की वैधता और लोकप्रियता क्या करना है यहाँ पे? बढ़ाना, है ना। तो ये इस टाइप से इसके 3 प्रमुख बोलना चाहिए सिद्धांत थे। इन लक्ष्यों की पूर्ति का विस्तृत विवेचन फतवा ए जहादारी में किया गया है। बताया यहाँ पे आदर्श राजा कैसा होगा, शासन व्यवस्था कैसी होगी यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे, है ना, फिरोज शाह को बताने के लिए उन्होंने क्या किया था यहाँ पे? ये फतवा जहादारी बुक लिखी थी, है ना। और इसमें 3 बातों का जिक्र किया गया है। मुस्लिम साम्राज्य कैसे सुदृढ़ हो, राजशक्ति का स्वरूप जन कल्याणकारी करना, और मुस्लिम सल्तनत की वैधता एवं लोकप्रियता क्या करना है यहाँ पे? बढ़ाना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुरान शरीफ, कुरान शरीफ क्या होता है? एक पवित्र पुस्तक है यहाँ पे, है ना। इसमें खुदा के सच्चे वचन लिखे हुए हैं जो अल्लाह अपने पैगंबर और संदेशवाहक हजरत मोहम्मद, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हजरत मोहम्मद को जो संदेश दिए थे उसके बारे में जिक्र किया गया है। हदीस, है ना, हदीस मतलब क्या जाएगा? अब उनको यहाँ पे संदेश मिल गया, है ना, अल्लाह से संदेश मिल गया। अब उसका उन्होंने क्या कर रहे हैं यहाँ पे? संकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उपदेशों का संकलन किसमें किया है? हदीस में किया है हजरत मोहम्मद ने। और सुन्नत मतलब यहाँ पे सुन्नत मतलब सुनाना। अब यहाँ पे अब संकलन कर लिया, आप क्या करेंगे? सुनाएंगे। तो हजरत मोहम्मद के जीवन घटी विशेष घटनाओं से मिलने वाली शिक्षा है ना। तो शिक्षा को आप सुनकर क्या करेंगे? यहाँ पे अपने जीवन में लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हजरत मोहम्मद यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मतलब अल्लाह से शिक्षा ली, शिक्षा का संकलन किया, और बाद में क्या हो गया यहाँ पे? उनके जीवन के घटी घटनाओं के माध्यम से शिक्षा को क्या कर दिया गया? यहाँ पे बांट दिया गया, है ना। अब शरीयत क्या होता है यहाँ पे? इस्लामी कानून, मैंने पहले बताया शरीयत मतलब इस्लामी कानून। शरीयत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब क्या हो जाएगा? इबादत मतलब ईश्वर की भक्ति एवं प्रार्थना, और मुआमलात मतलब दीवानी कानून यहाँ पे, और उकुबात मतलब फौजदारी कानून। दीवानी मतलब यहाँ पे चोरी डकैती, और यहाँ फौजदारी मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे खून खराबा, है ना, खून खराबा, ये सब चीज़ आ जाएगा। खून खराबा यहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाएगी, मतलब जिसमें यहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसमें ऐसे नॉर्मल जो छूट मूट जो कृत्य किए जाते हैं उसके लिए जो कानून बनाया गया उसको मुआमलात बोलते हैं। और उकुबात किसको बोलते हैं? फौजदारी कानून को बोलते हैं, है ना। शरीयत में बनाया कानून ही इस्लामी राजनीति का आधार है। राज्य का उद्देश्य शरीयत की सेवा, है ना। राज्य का उद्देश्य क्या है यहाँ पे? शरीयत की सेवा करना, मतलब इस्लामिक नियम कानून की सेवा करना, उनको बनाए रखना। जवाबित मतलब यहाँ पे राज्य निर्मित कानून हो जाएगा, ठीक है। तो शरीयत मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे शरीयत, है ना। देखो यहाँ 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी यहाँ पे। शरीयत मतलब यहाँ पे मतलब अल्लाह के द्वारा बनाया गया कानून, है ना, अल्लाह के द्वारा बनाया गया कानून यहाँ पे। और जवाबित मतलब यहाँ पे राजा या बादशाह के द्वारा बनाया गया कानून, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। तो इस रूप में पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जवाबित मतलब राज निर्मित कानून, है ना। और शरीयत और जवाबित में अंतर क्या होता है? शरीयत उन शिक्षाओं, प्रथाओं, कानूनों का समुच्चय है जिसमें पैगंबर मोहम्मद व परम पावन खलीफाओं की देन है। मतलब यहाँ पे मतलब पैगंबर मोहम्मद मतलब कौन? भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, ऐसे मान के चलो। इन कानूनों के द्वारा इस्लामी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का संचालन होता है। बदलती परिस्थितियों और समय जरूरत के अनुसार जब सुल्तान अपने यहाँ कुलीन वर्ग से परामर्श से जो कानून बनता है वे, मतलब यहाँ पे अब देखो सुल्तान यहाँ कानून बना रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे जवाबित बोलेंगे, है ना, जवाबित बोलेंगे। यहाँ पे शरीयत को देवी कानून दर्जा दिया गया है, जबकि जवाबित को लौकिक कानून, है ना। इसको शरीयत को देवता लोग ने बनाया है, मतलब अल्लाह ने बनाया है, और इसको जवाबित तो किसने बनाया है? यहाँ पे लौकिक मतलब लोगों के द्वारा सुन के, है ना, सुन के जो बादशाह कानून बनाता है उसे क्या बोलते हैं? लौकिक कानून बोलते हैं, है ना। ये हो गया। अब बादशाही क्या होता है? यहाँ पे बादशाही का अर्थ क्या था? प्रभुत्व, यहाँ पे ना। तो प्रभुत्व के कारण ही बादशाह कहलाता है ना। बर्नी की बादशाही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत संप्रभुता का प्रतीक है ना। बर्नी के अनुसार बादशाही खुद नियामत उपहार है। बादशाही उसी समय तक स्थापित रह सकती जब तक बादशाहों पर लोगों का विश्वास हो। इस प्रकार बर्नी राज सत्ता के लिए वैधता को आवश्यक तत्व मानता है। बर्नी के अनुसार जनता का विश्वास खो देने वाले शासकों को पद छोड़ देना चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई शासक के ऊपर जनता का विश्वास है तो उसको पद ही छोड़ देना चाहिए भाई, है ना। जब तक राजा इस्लाम के निर्देशों का पालन करता है एवं प्रजा को शरीयत के मार्ग में
मार्ग पर रखता है तब तक बर्नी उसके व्यक्तिगत पापों को क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। ठीक है, अगर आप शरीयत के कानून पे चल रहे हो और उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हो तो अब यहाँ पे बर्नी क्या कर देंगे, यहाँ पे तब तक बर्नी उसके व्यक्तिगत पापों क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्षमा कर दे। मतलब यहाँ पे जो बादशाह बन रहा है यहाँ पे सबसे पहले तो उसको है ना लोगों का विश्वास प्राप्त करना जरूरी है, उसके अतिरिक्त यहाँ पे शरीयत के मार्ग में चलना जरूरी है। इन दो चीज़ों का पालन करेगा तभी वो क्या हो सकता है, यहाँ पे जो बर्नी की नज़रों में क्या रहेगा, यहाँ पे पापों से मुक्त रहेगा, है ना। बर्नी के प्रभु सिद्धांत को आवश्यक माना है, उसकी नज़र में आतंक एवं राजस्व की गरिमा तथा शक्ति शासन के लिए क्या है, आवश्यक है। बादशाह ने विरोधी गुणों की प्रधानता होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्रोध के साथ कृपा भी होनी चाहिए, ईश्वर के साथ दया भी होनी चाहिए। मतलब विरोधी गुणों की प्रधानता मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे विपरीत गुण, मतलब यहाँ पे क्रोध के साथ कृपा, ईश्वर के साथ दया, कठोरता के साथ नम्रता, है ना, और अभिमान के साथ क्या हो जाएगा, विनम्रता। तो एक साथ ये सब होने चाहिए, है ना। यहाँ पर बर्नी के विचार मैकियावेली के तुल्य है ना। किसके तुल्य, यहाँ पे मैकियावेली के तुल्य है। ठीक है, बादशाह को आतंक, ऐश्वर्य, वैभव का प्रदर्शन करते हुए सहृदय, दया, कृपा का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ना तो ये तो रहने चाहिए भाई, यहाँ पे आतंक के साथ यहाँ पे सहृदयता, है ना, ऐश्वर्य के साथ दया, है ना, और वैभव के साथ कृपा, ये सब व्यवहार रहनी चाहिए, है ना। बादशाह को धर्म का पालन करना और उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इस्लाम सम्मत स्थापित करना चाहिए, इस्लाम का सम्मान, है ना, मतलब इस्लाम का सम्मान हो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए ना। बादशाही के अनिवार्य गुण यहाँ पे न्याय, है ना, मतलब अनिवार्य गुण क्या है, यहाँ पे न्याय है। प्लेटो और अरस्तु भी न्याय को यहाँ पे प्रश्रय देते हैं, न्याय होना चाहिए भाई यहाँ पे, है ना। बर्नी अपने अनुभव के आधार को बर्नी अपने अनुभव के आधार पर शासक को 24 हिदायतें देते हैं, 24 हिदायतें देते हैं। ठीक है, बर्नी के अनुसार बादशाह को यथासंभव युद्ध से बचना चाहिए, 24 हिदायतों को पालन करना चाहिए, है ना, मतलब युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है ना। आप 24 हिदायतों को फॉलो करो तो युद्ध होंगे ही नहीं। बर्नी की प्रशासनिक व्यवस्था में वजीर प्रमुख नौकरशाह, है ना, वजीर क्या है, यहाँ पे प्रमुख नौकरशाह है। इसे हम वर्तमान राजनीति में प्रधानमंत्री के समान मान सकते हैं। प्रधानमंत्री मतलब यहाँ पे वजीर या नौकरशाह, है ना। वजीर नौकरशाह कौन है, ये वर्तमान का प्रधानमंत्री है, तो ऐसे टाइप से आप मान सकते हो। अब देखिए, सम्भ्रात वर्गीय श्रेष्ठता और सामाजिक असमानता समर्थन, ये बहुत गलत चीज़ें यहाँ पे, ये मतलब बहुत ही गलत चीज़ें, मतलब यहाँ पे तो क्या है देखते हैं यहाँ पे ना। बर्नी अरस्तु की तरह, है ना, अब बर्नी यहाँ पे अरस्तु को फॉलो कर रहा है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में समानता के बजाय श्रेणीबद्धता और कुलीनता का समर्थन करते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। बर्नी की मान्यता है कि कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, मतलब बचपन से ही, जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं, वो शासन करने के लिए पैदा होते हैं, और कुछ लोग निम्न होते हैं, निम्न श्रेणी के होते हैं, जो शासित होने के लिए पैदा होते हैं ना। जियाउद्दीन बर्नी धर्म एवं राजनीति की व्याख्या संभ्रांत वर्गीय विशेषाधिकार के आधार पर करते हैं। उनकी धारणा थी कि स्वतंत्र और कुलीन मुस्लिमों को श्रेणियों और उप श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए ना, मतलब स्वतंत्र और कुलीन मुस्लिमों को श्रेणियों और उप श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए, है ना। उन्हीं को समस्त पदों पर और वृत्तियों पर एकाधिकार प्राप्त होना चाहिए, चूंकि मतलब उच्च श्रेष्ठ कुल के लोगों को ही समस्त पदों एवं वृत्तियों पर एकाधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा निम्न कुल में पैदा होने वाले मुस्लिमों को भी दक्ष एवं योग्य बना देती है, जिसके कारण वे अपने श्रेष्ठ लोगों को भी चुनौती देने में हिचकाते हैं। मतलब यहाँ पे मान लीजिए बड़ा है ना, बड़े श्रेष्ठ कुल का है यहाँ पे, और एक बंदा छोटे कुल का है ना, तो ये बड़े कुल वाला बंदा है, इसी को शिक्षा दो, दीक्षा दो, सब कुछ करो, क्योंकि यही यहाँ पे श्रेष्ठ है, और अल्लाह ने इसको मतलब शासन करने के लिए बनाया है। और ये छोटे कुल का है, छोटे कुल को शिक्षा ही मत दो, अगर शिक्षा दे दी तो ये बाद में क्या करेगा, अपना अधिकार जताएगा, इसलिए शिक्षा से क्या कर दो, वंचित कर दो, और बड़े कुल वालों को ही शिक्षा दो, इनको शिक्षा नहीं देनी है। अगर इनको शिक्षा दे दी तो क्या जताएगा, अपना अधिकार जताएगा, अपना अधिकार मांगेगा, है ना। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कौन, जियाउद्दीन बर्नी, है ना, है ना। इसी कारण बर्नी इस बार पर अधिक बल देते हैं कि राज्य द्वारा निम्न वर्गों के मुस्लिम बालकों को शिक्षा देनी ही चाहिए, शिक्षा प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और जो कोई भी उन्हें शिक्षित करने का दुस्साहस करे उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, और साथ ही शहर में उसे निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। बर्नी की नज़र में दुकानदार और उससे नीचे के सभी वर्ग निम्न कुल के, जैसे यहाँ पे हिंदू व्यवस्था में वैश्य के नीचे अपन देखते हैं ना यहाँ पे, तो वो निम्न कुल के होते हैं, वैसे यहाँ पे इनको निम्न कुल का किसने, जियाउद्दीन बर्नी ने बताया है ना। इसी प्रकार बर्नी ने 14वीं शताब्दी में जाति व्यवस्था संस्थापक माना जाता है। 14वीं शताब्दी क्या जाति व्यवस्था संस्थापक इसको बोलते हैं, बर्नी को बोलते हैं, क्योंकि इसने श्रेष्ठ, है ना, कुल और निम्न कुल के बारे में बोला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है उसकी जैसी व्यवस्था है, तो है ना, यह है ना समाज में मान्य व्यवस्था नहीं थी, और वर्तमान में भी यह व्यवस्था मान्य नहीं है ना। उसने अजलाफ मुस्लिमों को तुच्छ समझा और उसकी शिक्षा की मनाही की बात कही, है ना। और यहाँ पे असराफ मतलब यहाँ पे उच्च, है ना, और यहाँ पे अजलाफ मतलब क्या जाएगा, निम्न, है ना। मुस्लिमों के अधिकार क्षेत्रों को न हड़प ले, इसी कारण बर्नी ने उनके लिए दंड विधान को भी खोज निकाले, जो कि धार्मिक दंड विधान थे, है ना। यही नहीं, उसने जाति पर आधारित, है ना, साम्राज्यवादी अफसरों विशेषतः वजीरों को
प्रोन्नति और अधोगति की व्यवस्था की व्याख्या अपनी पुस्तक फतवा ए जहादारी में की। मतलब साम्राज्य स्तरों विशेषकर वजीरों की, मतलब वजीर मतलब क्या, प्रधानमंत्री की प्रोन्नति मतलब उनको ऊपर बढ़ाना, अधोगति मतलब नीचे करना, है ना। तो उसकी भी बात यहाँ पे फतवा जहादारी में करी है ना। मुस्लिम नस्ली और जाति तौर पर श्रेष्ठ माना यहाँ पे, इसी कारण उच्च जाति मुसलमानों को उच्च पदों पर रखने की बात कही है ना। उनका मानना था कि असराफ मुस्लिम, मतलब असराफ मतलब ये उच्च कुल वाले मुस्लिम मोहम्मद के पुत्र हैं। ये तो गलत बात है भाई यहाँ पे। जबकि निम्न जाति के मुस्लिम मतलब यहाँ पे अजलाफ वाले, है ना, अजल है ना, अजलाफ वाले हिंदुस्तान के मुस्लिम है ना। तो ये थोड़ा सा चीज़ें अच्छी नहीं पड़ती यहाँ पे, शिया सुन्नी जैसा ही कुछ यहाँ पे आप बोल सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है अपने यहाँ पे, बर्नी की रुचि राजनीतिक सिद्धांत निर्माण में नहीं थी, बल्कि कौटिल्य और मैकियावेली की तरह सल्तनत को मजबूत और वैध बनाना, उसके ऊपर ज़्यादा थी, है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत इसने नहीं दिया यहाँ पे, कैसे साम्राज्य को अच्छा बनाया कौटिल्य मैकियावेली की तरह, उसके बारे में ज़्यादा बताया है। बर्नी को विचार मुक्त राज्य शिल्प, मतलब राज्य का शिल्प आप कैसे करें जिससे यहाँ पे शासन कला, है ना, मतलब बनी रहे यहाँ पे। तो यहाँ राज्य शिल्प और शासन कला के बारे में उन्होंने बताया है। इस प्रकार फतवा जहादारी की तुलना राज्य शिल्प के संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है ना। ठीक है। बर्नी पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक नहीं थे यहाँ पे, वह धर्म और शरीयत को परम साधना मानकर राजनीतिक उद्देश्य हो, फिर वही बात है यहाँ पे, धर्मनिरपेक्ष राज्य समर्थक नहीं थे, है ना। धर्म और शरीयत तो ऐसी ही है, इसको साध्य मत मानो यहाँ पे, धर्म और कानून को साध्य मत मानो। मेन साध्य तो यहाँ पे राजनीतिक उद्देश्यों को सिद्ध करना है ना। बर्नी राजनीतिक चिंतन में पूर्ण सत्तावाद और राजतंत्र का समर्थन करते हुए राज्य की सुरक्षा और सुदृढ़ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, है ना। वह प्लेटो की इस बात से सहमत है कि राजाओं को अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि जन कल्याण के, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जन कल्याण के करें, स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए मत करें। ये कौन बोलता है? प्लेटो बोलता है। प्लेटो मतलब ये प्लेट क्या बोलता है यहाँ पे, राजा अपनी इच्छाओं को ना देखे, ये जनता की इच्छाओं को भी देखे, तो दोनों तरफ बैलेंस क्या रहेगा, इससे बराबर रहेगा, ऐसे करके याद रखो इसको, है ना। बर्नी अरस्तु की तरह राज्य की स्वाभाविक और प्राकृतिक माना, न्याय संयम मध्यम मार्ग के उचित मार्ग पर अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का इस्लामीकरण कर दिया। मतलब यहाँ से इसने क्या किया, अरस्तु के मतलब यहाँ पे चीज़ों को चुराया और उसे क्या कर दिया, यहाँ पे इस्लामीकरण कर दिया, है ना। थॉमस एक्विनास, ऐसा ही थॉमस एक्विनास ने भी किया है। इससे अरस्तु के विचारों का ईसाईकरण हो गया ना। बर्नी अरस्तु की तरह प्राकृतिक असमानता में दृढ़ विश्वास करता था। बर्नी न्याय और संयम सिद्धांतों को अरस्तु के लिए है ना, मतलब बर्नी अरस्तु को फॉलो कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है अपने को। बर्नी अरस्तु की तरह प्राकृतिक असमानता में दृढ़ विश्वास करता था, मतलब प्राकृतिक असमानता के नियम को मानता था। बर्नी ने न्याय और संयम के सिद्धांत अरस्तु के लिए हैं तथा अरस्तु की तरह ही तानाशाही और अत्याचारी को नकार दिया, है ना। तानाशाही अत्याचारी नहीं चलेगी, इसको नकार दिया, है ना। बर्नी के अनुसार न्याय धर्म की एक आवश्यक शर्त है और धर्म न्याय की एक आवश्यक शर्त है ना। यदि पृथ्वी पर न्याय और समानता नहीं होगी तो अराजकता फैल जाएगी, मतलब न्याय और समानता रहनी चाहिए ना। एक व्यक्ति की संपत्ति दूसरे व्यक्ति का परिवार समाप्त हो जाएगा, मतलब न्याय और समानता को प्रश्रय किसने दिया, बर्नी ने दिया, है ना। यह एक आश्चर्यचकर लेखांश में बर्नी पत्नियों और संपत्तियों की सामुदायिक के प्लेटो सिद्धांत को स्वीकार कर माजा धर्म बुनियादी की पोल खोलता है। माजा और अहुज मज्जा संबंधित पारसी धर्म से, है ना। ये माजा और अहुज मज्जा ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पारसी धर्म से संबंधित यहाँ पे चीज़ें, है ना। बर्नी प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक सिद्धांत की जानकारी थी, उसने कुरान के प्रति आस्था थी और विवेकवाद के प्रति घृणा थी, मतलब कुरान के आस्था रखता था और विवेकवाद को क्या करता था यहाँ पे, उसके प्रति उसकी घृणा थी। इसलिए वह मानता था कि शिक्षा का अधिकार विज्ञान विवेक और तर्क नहीं, बल्कि कुरान की व्याख्याएं और पैगंबर की मतलब परंपरा होनी चाहिए। मतलब शिक्षा मतलब क्या, शिक्षा मतलब विवेक तर्क और विज्ञान नहीं, शिक्षा का मतलब क्या है यहाँ पे, कुरान की व्याख्याएं और पैगंबर की परंपरा, है ना। इसको यहाँ पे उसने आधार दिया, प्रश्रय दिया। बर्नी जो था यहाँ पे ब्राह्मणों का घोर विरोधी था, है ना, ब्राह्मणों का विरोध करता था, उसने उसे काफिर बोलता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन विरोध करता था ब्राह्मणों का, बर्नी करता था, है ना। और उन्हें क्या बोलता था, काफिर बोलता था। काफिर मतलब एक पर बोलना चाहिए यहाँ पे चोर, यहाँ पे ऐसे टाइप से बोल सकते हैं आप इनको पोंगा पंथी ब्राह्मणवादी इसको बोलता था, पोंगा पंडित ऐसा टाइप से आप बोल सकते हो। तो कहीं कि बर्नी ने ब्राह्मणों क्या किया है, विरोध किया, है ना। तो वीडियो बनाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।